नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। राज्य सरकार ने 14 भाजपा नेताओं को सौंपी दायित्व। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास। गढ़वाल से 8 और कुमाऊं में 6 नेता शामिल। चारधाम यात्रा के लिए 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश में 24, आईएसबीटी पर 6 काउंटर उपलब्ध। सीडीओ ने की समीक्षा। नैनीताल में अब रोस्टर से मिलेगा गैस सिलेंडर। एसडीएम वाजिश खलीक ने वितरण के दिए निर्देश। चमोली के ग्वैलो गांव के जंगलों में भड़की आग। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। महिला अधिकारियों ने संभाली रात्रि चेकिंग की कमान। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों में ट्रैकिंग पर लगी रोक। हाई अलर्ट पर प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटद्वार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने के दूसरे सप्ताह में देहरादून दौरे पर आ सकते हैं और अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पहले 4 अप्रैल को देहरादून आने का कार्यक्रम तय माना जा रहा था, लेकिन दौरे में परिवर्तन हुआ। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के लिए यह परियोजना गेम चेंजर मानी जाती है। 11,970 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे से शुरू होने से देहरादून से दिल्ली तक का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। उधर भाजपा नेताओं का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से उत्तराखंड की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत अच्छा निर्णय है हमारे भारत सरकार का और हमारे प्रदेश के लिए विकास के कार्य इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली हमारे लिए बहुत करीब हो जाएगा। पहले 7-8 घंटे लगते थे, टाइम ज़्यादा लगता था, फिर बहुत दिक्कतें होती। अब हमारा 3.5-4 घंटे में हम जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे उत्तराखंड के रहने वाले जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो टाइम उनका जो है सफ़र में कटता था वो अपनी दुकान पर रहेंगे या दिल्ली जाके ख़रीदारी करेंगे। हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो ज़्यादातर दिल्ली से टच है। कोटद्वार में नवनिर्मित पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन 11 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहेंगे। मुख्य डाकघर के अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस केंद्र के शुरू होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब पासपोर्ट से जुड़े कामों के लिए लोगों को देहरादून और श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। सर, हमारा जो है क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस कोटद्वार में जो रीओपन होना है, ओपन होना है, उसकी पूरी तैयारियां हैं। हमारे सिस्टम है, स्टाफ है, बिल्डिंग है, कनेक्टिविटी है, सारे कुछ तैयारियां हमारी तरफ से पूर्ण है। और इसका जो है पूर्व में भी जो ट्रायल हो चुका, 10 हमने जो एप्लीकेशन लिए थे वो सक्सेसफुली जनरेट हुए हमारे जो है। और अभी 3-4 दिन पहले जो है हमारे जो है आरपीओ रीजनल पासपोर्ट अधिकारी जो है देहरादून से आए, उन्होंने भी जो मौका मुआयना किया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई एसओपी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों के द्वारा एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताबें लागू की जा रही हैं। इसको लेकर अभिभावकों में नाराजगी बनी हुई है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है, जहां अभिभावक अपनी शिकायत गोपनीय रूप से दर्ज करा सकते हैं। इस बार डिटेल में एक एसओपी जनवरी माह में ही निर्गत की गई थी। उसके बाद जितने भी निजी विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड के अन्य हैं, उन
उनके साथ प्रबंधन के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी और उनको सेंसिटाइज किया गया है डूज और डॉन्ट्स के बारे में। और चूँकि सत्र अभी शुरू हुआ, इसके अलावा जो पुस्तकें हैं या उनका गणवेश है, उसके लिए भी 20 अप्रैल तक की समय सीमा अभी निर्धारित की गई है कि यदि कोई छात्र छात्रा इसको अभी नहीं बना पाया होगा तो उसको किसी तरह से प्रेशराइज न किया जाए। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यदि किसी पेरेंट्स को किसी प्रकार की शिकायत है फीस को लेकर, पुस्तकों को लेकर या अन्य प्रकार की, तो वो उस पर शिकायत कर सकता है। बागेश्वर जिले के गरुड़ नगर पंचायत अंतर्गत बैजनाथ भखुनखोला मैदान में 4 दिवसीय कत्यूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, स्थानीय विधायक पार्वती दास मौजूद रहे। उद्घाटन रिबन काटकर और दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गरुड़ क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कत्यूर महोत्सव मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का प्रतीक है। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कत्यूर घाटी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि महोत्सव क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने का प्रभावी माध्यम है। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने इसे संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी बताया। कत्यूर महोत्सव का आगाज़ 2026 आज जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ से प्रारंभ होकर और जो हमारा आयोजन स्थल है हमारा भखुनखोला खेल मैदान, उसमें अभी थोड़ी देर बाद उसका शुभारंभ हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मैं कत्यूर के समस्त जनों को, कत्यूर के समस्त प्रभुजनों को और कत्यूर घाटी के जो देश प्रदेशों में भी लोग हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विगत 1 माह से जो उन लोगों ने तैयारी करी। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खानपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुत्ते, बंदर या अन्य जानवरों के काटने के बाद टीका लगवाने आए लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है और खेत खलिहान में काम करने वाले किसानों, बच्चों और बुजुर्गों को काटने की घटनाएं लगातार हो रही है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर एंटी रेबीज इंजेक्शन की सलाह देते हैं, लेकिन सीएचसी और पीएचसी में स्टॉक न होने की वजह से मरीजों को जिला अस्पताल या निजी क्लिनिक भेजा जा रहा है। निजी केंद्रों में टीके की कीमत कई 100 रुपए तक बताई जा रही है, जबकि सरकारी अस्पताल में यह निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। भाई हमारे पास सिंगल डोज बाजार में आता है ना, हमारे पास नहीं है ना। देखो वो अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी, कोई उससे मतलब नहीं है इससे। रहता भी है। कुत्ते ने काट लिया था मेरा 20 तारीख में, तो मेरा 2 डोज लगी थी, तीसरी लगनी थी। नहीं यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं आया, बाहर से बोल रहे हैं। अब बाहर लेने जाओगे? हाँ जी, बाहर से लेने पड़ेगी जब यहाँ पर आए नहीं। देखिए, हम लोग इस बारे में बहुत ही तत्पर हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि इस तरह से ये ख़त्म हो जाए, लेकिन चूँकि हम लोग इंडेंट करते हैं और इंडेंट में ज़िले स्तर से या राज्य स्तर से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत 10-12 उपलब्ध हुए थे वो 1-2 दिन में ही, 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। हमने लोकल परचेज हर बार किया है, लेकिन इस बार लोकल परचेज के लिए हम तैयार तो हैं, लेकिन वो कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 5 डोज या 10 डोज वाला वैक्सीन कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम लोग लगे हैं, हो सकता है 1 आध दिन 2 दिनों में मिल जाए, जहाँ से मिल जाए तो हम उपलब्ध करा देंगे।
खबर चमोली से है, जहां पुलिस अधीक्षक सुरजीत पवार ने आगामी चारधाम यात्रा और विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया। उनका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रा को सुगम बनाना है। निरीक्षण के दौरान एसपी पवार ने गोविंदघाट थाना, लामबगड़ चौकी और पांडुकेश्वर चौकी का भी दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान आने वाले सभी बाहरी व्यक्तियों के 100% सत्यापन किया जाए। इसके लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए। एसपी ने स्पष्ट किया कि चमोली पुलिस का लक्ष्य यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ यात्रा को व्यवस्थित बनाना है। चारधाम यात्रा चमोली जिले के लिए और उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चमोली जिले में हमारा श्री बद्रीनाथ धाम एवं इसके अतिरिक्त श्री हेमकुंड साहिब धाम, ये दोनों हमारे हिंदू और सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा बद्रीनाथ थाना और लगभग 8 अस्थायी चौकियाँ पूरी यात्रा रूट में स्थापित की जाती हैं। तो उसकी व्यवस्थाओं के लिए हमारे सीओ कर्णप्रयाग और राय साहब ने अभी 2 दिवस पूरा भ्रमण बद्रीनाथ की तक कर लिया है। और जहाँ पर चौकियों में रिपेयरिंग होनी है, जहाँ पर पानी, बिजली, अन्य व्यवस्थाएं की जानी है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। देहरादून में शहरी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम और अन्य शहरी निकाय क्षेत्रों में सड़क, नाली, टाइलिंग और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य शहर को व्यवस्थित, सुगम और सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर क्षेत्र में विकास की गति बराबर हो और कोई भी मोहल्ला या क्षेत्र अछूता न हो। उन्होंने कहा शहरी विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने कूड़ा निस्तारण और कचरा प्रबंधन के मामले में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। उनका कहना था कि स्वच्छता अभियान को और मजबूत करते हुए शहरों को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। शहरी विकास विभाग के द्वारा सभी नगरों में, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वहीं पर आप देखिए, हमारी सरकार के द्वारा लगातार कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जिस मोहल्ले में चाहे टाइल्स लगाने का काम हो, चाहे वहाँ पर नाली बनाने का काम हो, चाहे वहाँ पर रोड का डामरीकरण का सवाल हो, सभी जगह नगर निगम के द्वारा पूरे प्रदेश में काम किए जा रहे हैं। देहरादून में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को लेकर सरकार ने सक्रियता तेज कर दी है। प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे। और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विभागीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार जानकारी के अभाव में जरूरतमंद लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जिसे दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
खजान दास ने कहा कि आने वाले समय में विभाग टीम भावना के साथ काम करेगी, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग जो मिला है उसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, काम हो भी रहे हैं, क्योंकि समाज कल्याण के साथ साथ मुझे ये विभाग भी दिया गया है और इसमें मैंने कल ही समीक्षा की और अधिकारियों से जाना कि क्या क्या हमारी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हम उसको दे रहे हैं। भारत सरकार की योजना हो चाहे हमारे उत्तराखंड सरकार की योजना हो, इसके लिए इस तरह से जो योजना का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि महंगे चिकित्सा उपकरण होने के बावजूद उनके उपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अस्पतालों में करोड़ों रुपए के उपकरण खरीदे गए, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरोनेशन अस्पताल का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां आईसीयू और वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री ने साफ कहा कि सरकारी अस्पतालों को सिर्फ रेफरल सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा, वरना जनता का भरोसा कमजोर होगा और लोग निजी अस्पतालों की ओर रुख करने लगेंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच कारण क्या है, साधन पूरे होने जरूरी है, अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं। कई मुझे खबर आई है कि कई करोड़ों के इक्विपमेंट लेकर के अभी तक उनको उपयोग नहीं किया गया। तो इस पर मैं बड़ा कड़ा कदम उठाऊंगा कि आखिर अगर खरीदे क्यों गए और खरीदे गए तो उनका उपयोग कभी किया जा रहा है। जिस तरह मैंने कल आपको देखा कि बहुत अच्छा आईसीयू हमारा कोरोनेशन का है, वेंटिलेटर्स लगे, लोग लगातार वेंटिलेटर और आईसीयू की डिमांड करते हैं, लेकिन कोरोनेशन में खाली पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों को अपना परसेप्शन सुधारना पड़ेगा और डॉक्टर्स को होगा स्पेसिफिक डॉक्टर रखते हैं। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कतई अस्पतालों को रेफरल हॉस्पिटल ना बनाया जाए। बड़े हॉस्पिटल में आदमी आएगा, वहां भी रेफर आप करेंगे तो जनता के विश्वास में कमी आएगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। देहरादून में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस ने कई अपराधियों को पकड़ कर कानून के शिकंजे में लिया है। अभियान की सफलता से अपराधियों में खौफ फैल गया और कई गैंगस्टर अब छिपने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभियान से प्रदेश में अपराध नियंत्रण में मदद मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की पुलिस लगातार संदिग्धों और अपराधियों पर नजर रख रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें भी काम कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, कानून के शिकंजे में आए हैं। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से भी देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे नागरिकों की सुरक्षा। उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जहां आम जनता की समस्याएं सुनकर सरकारी लाभ दिया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों की मुख्य समस्या पलायन को रोकने के लिए भी धामी सरकार ने प्रभावशाली कार्य के साथ अब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अब तक भाजपा सरकार में ही सबसे ज्यादा पलायन रोजगार के साथ मूलभूत सुविधाओं के न मिलने से हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड के अलग अलग गांवों में देश और विदेशों से लौटे रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को एकजुट करके पलायन आयोग इन सभी लोगों के अनुभव लेगा। साथ ही इन लोगों को एकजुट कर क्षेत्र में नए रोजगार और नए अपॉइंटमेंट मॉडल का भी डेटा कलेक्ट करके सरकार की योजनाओं में इन्हें शामिल करेगा, जिससे इस तरह के रोजगार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कर सकें और उनके अनुभव से भी सीख सकें। आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर प्रवासी पंचायत आयोजित की जा रही है। रिवर्स पलायन के संतोषजनक आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि प्रवासी पंचायतों के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासियों को और प्रेरित किया जाए। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस प्रवासी पंचायत में अपने गांव में स्वरोजगार कर चुके प्रवासियों को गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही पलायन कर चुके लोगों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो भी प्रेरित होकर वापस गाँव में स्वरोजगार कर सके, जिस पर सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है और ये जो प्रवासी पंचायत आयोजित की जाएंगे ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे आयोजित की जानी है। और अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दी है जो रिवर्स वाले आए हैं, रिवर्स पलायन करके लोग आए हैं, जो मैंने कहा 6,000 लोग हैं जो कि पलायन कर गए थे, वापस अपने गांव में आके स्वरोजगार कर रहे हैं। उसके बारे में रिपोर्ट दी थी और उस चर्चा के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि प्रवासी पंचायत आयोजित की जाए, जिससे कि लोग और प्रेरित हों गाँवों पे जाने में। प्रवासी पंचायत देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी सोच माननीय मुख्यमंत्री की। उन्होंने सोचा है कि प्रवासी जो हमारे अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, देश के अंदर और जो विदेशों में भी रह रहे हैं, वो आए। इस तरह के सम्मेलन पूर्व भी माननीय धामी सरकार ने किए हैं और आज भी इसकी शुरुआत की गई है ताकि आए अपने गांव में रहें, यानी कि रिवर्स पलायन हो। और रिवर्स पलायन पहले भी हुआ है, जब कोरोना काल में हम जूझ रहे थे उस समय भी रिवर्स पलायन हुआ और आज कुछ लोगों ने अच्छे उद्यमी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 4 साल का कार्यकाल पूरा निराशाजनक रहा। किस प्रकार से इनके 4 साल के जो इनका पूरा हुआ है उसमें किस प्रकार से छात्रों को लाने का इन्होंने काम किया। बसों में भर भर के जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे थे उनको आप कार्यक्रम में लेके आ रहे हैं। रिवर्स पलायन की आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, प्रदेश के अंदर कितना रिवर्स पलायन हुआ, कितने बेरोजगार युवकों को आपने रोजगार दिया, कितने उद्योग धंधे प्रदेश के अंदर लगे, कितनी लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को आपने बढ़ावा दिया। प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी विकास की नीति ये लोग लेके नहीं आए जिसको हम इनकी उपलब्धि कह सके। पूरे प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक प्रदेश बना, पहली निर्वाचित सरकार में जब नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो रिवर्स पलायन करने वाले जिलों में सबसे ज्यादा 1,213 लोगों ने पौड़ी जिले में वापसी की है। इसके बाद अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली जिले में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन करने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, होम स्टे जैसे कारोबार में लौटकर हाथ आजमाया है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि अभी तक हुआ पलायन भाजपा सरकार आने के बाद से सर्वाधिक देखने को मिला है। भाजपा रिवर्स पलायन को लेकर भविष्य का खाका तैयार करने की बात कर रही है। विपक्षी दलों पर प्रहार करती भी नजर आ रही है। रिवर्स पलायन हम लोग हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, जो हम जिनको प्रवासी हमारे जो लोग हैं, वो पूरे देश में और विदेश में है। अगर यदि हमारी सरकारों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, यदि उनको सहभागिता, अगर प्रदेश में उनके विकास की सहभागिता में उनको सहभागिता बनाया होता, तो आज सिडकुल में आप ये देखिए, धामी जी और या जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, वो उत्तराखंड क्रांति दल को और जनता को ये श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने सिडकुल में कितने पहाड़ियों को भूमि आवंटन की। भाई, रिवर्स पलायन तो तब होगा ना जब आपने उनको भूमि आवंटन की हो। देखिए धामी जी, पहली बात तो ये बताएं कि जो पलायन आयोग था वो कहाँ चला गया है। पलायन आयोग खुद भारतीय जनता पार्टी का पलायन कर चुका है और आप रिवर्स पलायन की बात कर। रिवर्स पलायन की बात हुई है तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। कोरोना काल के वक्त जब प्रवासी मजदूर प्रदेश में वापस आए थे तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये निवेदन किया था कि कुछ ऐसा करिए, ऐसी नीतियां और रीतियां बनाइए जिससे कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं इन्हें वापस ना जाना पड़े और उस रिवर्स पलायन करके यहाँ पे रह जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, सारे प्रवासी मजदूर यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना हमारे लिए रोजगार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और विशेष रूप से वर्तमान सरकार और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रिवर्स पलायन पर रहा है और यही उत्तराखंड की
भविष्य की जरूरत भी है, जिसे युवा मुख्यमंत्री ने समझा और उसके अनुरूप शासन प्रशासन के स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पूरी तरह से निर्देश दिए गए। और उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पंचायतों की जो है अगवानी करेंगे। पंचायतों में इन सब मुद्दों के साथ रिवर्स पलायन को लेकर जो भविष्य की सुदूर पर्वतीय जनपदों में, क्षेत्रों में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप सरकार योजनाएं बनाए, उन योजनाओं को धरातल पर उतारे। आपको बता दें कि बीते कोविड काल में अपने गांव लौटे प्रवासियों के अनुभव के आधार पर स्वरोजगार को अपनाया है। कई प्रवासी कृषि, बागवानी, मसाले की खेती, सघन फसलें, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन के अलावा होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट, पशुपालन और डेयरी में अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने देश विदेश में जाकर प्रवासियों को उत्तराखंड में निवेश के अवसर प्रदान करते हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी थी। लेकिन दावी सरकार की प्रवासी पंचायत के मास्टर स्ट्रोक से उत्तराखंड के गाँव एक बार फिर गुलजार होंगे और पहाड़ी लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अप्रैल माह में होने जा रहा ये सम्मेलन कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।